वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम बात करने वाले हैं डीएनए के बारे में। डीएनए जो कि एक हेरिडिटरी मटेरियल है, आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कर रहा है। डीएनए जिसके फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए एंड आरएनए दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड है। यानी न्यूक्लिक एसिड के रूप में हम डीएनए को भी कहते हैं और आरएनए को भी कहते हैं। ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक उसी से वर्ड से लिया गया है। यहां डायग्राम में डीएनए से संबंधित मॉडल दिए जाने के कारण यहां एक पिक्चर दी गई है जो कि वाटसन एंड दिस इज द क्रिक। ये डीएनए का यहां पर मॉडल दिया गया है। ये डीएनए के मॉडल को बता रहे हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है जिसको हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। समझते हैं कुछ बेसिक बातें और उसके बाद में हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड जिसको हम पूर्व वीडियो में भी पूरी तरह से जान चुके हैं, जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के रूप में जानते हैं। यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड है, यानी न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड डीएनए और आरएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है और डीएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। अब डीएनए के लिए महत्वपूर्ण घटना यह रहती है कि डीएनए को खोज करने के लिए कई वैज्ञानिक काम कर रहे थे। पहले शुरू में हेरिडिटरी मटेरियल के रूप में प्रोटीन और डीएनए या कुछ और पदार्थ के रूप में जाना जाता था, लेकिन ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद में 1944 में एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्थी द्वारा ट्रांसफॉर्मिंग का प्रिंसिपल दिया गया और उन्होंने संभवतः ये बताया कि प्रोटीन उसमें कम पार्टिसिपेट करता है, कुछ और मटेरियल है जो इसकी वंशानुगति करता है। कोई भी कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। लेकिन इस चीज़ को फाइनली प्रूव के रूप में हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शे अलग वैज्ञानिक हैं, चेज अलग वैज्ञानिक हैं, इन्होंने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट 1952 में किया और उन्होंने फाइनली कंक्लूड किया कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल के रूप में काम करता है। न्यूक्लिक एसिड वर्तमान में जिसको हम जान रहे हैं डीएनए के रूप में मोस्टली इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एक कार्बनिक पदार्थ होता है दैट इज प्रेजेंट इन लिविंग सेल, जो कि लिविंग सेल में पाया जाता है, जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल हो सकती है, वायरस हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड के रूप में हम जनरली डीएनए के रूप में जानते हैं, लेकिन आरएनए भी पाया जाता है। जैसे कि कई वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में फ्रेडरिक मिशर द्वारा 1859 में डिस्कवर किया गया था कि एक नॉन प्रोटीन पदार्थ है जो एसिडिक नेचर रखता है और वो मवाद कोशिकाओं यानी पस सेल में खोजा गया और इसको न्यूक्लिन नाम दिया। रिचर्ड अल्टमान द्वारा 1889 में यह न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट रहेगा। न्यूक्लिक एसिड इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, न्यूक्लिक एसिड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में पाया जाता है क्योंकि यह पॉलीमर्स है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस भाग लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं एंड आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डीएनए के बारे में बात करेंगे। डीएनए जिसको कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है वास्तव में? डीएनए कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नीड टू डेवलप, लाइव एंड रिप्रोड्यूस। यानी वास्तव में डीएनए के पास में बहुत इंफॉर्मेशन रहती है, सूचनाओं का संग्रहण होता है जो कि किसी भी जीव के डेवलपमेंट के लिए यानी उसके विकास के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए और उसको प्रोजेनी बनाने के लिए, कई प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए, इन सभी में डीएनए पूरी तरह से योगदान देता है।
हमारे शरीर में कोई प्रोटीन का बनना होगा, एंजाइम्स का बनना होगा, हार्मोन्स का बनना होगा, ये सब डीएनए पर ही डिपेंडेंट होता है। एक पीढ़ी के लक्षण अगर दूसरी पीढ़ी में भी जा रहे हैं, वो भी डीएनए के द्वारा ही ट्रांसफर हो रहे हैं। अब डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो वाटसन एंड क्रिक द्वारा तो बताया गया था, डबल हेलिकल फॉर्म में वो बताया गया था। द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए जो 3D के रूप में दिखाई देता है, फर्स्ट प्रपोज बाय जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस एस सी क्रिक द्वारा 1953 में ये अभूतपूर्व इन्होंने ये मॉडल दिया था। उसके बाद में कई प्रकार की जो आविष्कार हैं उनको खोज करने में काफ़ी मदद मिली है। वाटसन एंड क्रिक द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया गया और इस मॉडल को प्रस्तुत करने का आधार क्या था? बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न के आधार पर इन्होंने ये मॉडल प्रस्तुत किया गया। लेकिन जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो डाटा लिया गया था वो प्रोड्यूस किया गया था मोरिस विलिकिंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन द्वारा। इन दो और वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के मेथड के थ्रू, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के थ्रू इसके जो डीएनए की जो हेलिक्स की या जो संरचना है उसके बारे में बताया और इनको वाटसन और क्रिक के साथ शेयर करने से वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया गया। इस काम के लिए वाटसन और क्रिक साथ ही साथ मूरिक विलिकिंस को नोबेल प्राइज मिला, जो कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन ब्रांच में जो नोबेल प्राइज मिलता है ये 10 दिसंबर को, हर साल 10 दिसंबर को मिलता है। इनको 1962 में ये पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार फ्रांसिस एस सी क्रिक, जेम्स डी वाटसन एंड मॉरिस विलिकिंस को मिला था और ये डिस्कवरी ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, जो इसकी मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर्स है डीएनए की, उसके लिए इसको ये पुरस्कार दिया गया। डीएनए वास्तव में क्या है? डीएनए इज ए लॉन्ग, एक लंबा, अनब्रांच यानी इसमें कोई ब्रांच नहीं पाई जाती, कोई शाखा नहीं पाई जाती है, लॉन्ग स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर्स, एक लंबी सर्पिलाकार इसकी संरचना होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डीएनए। जितनी संख्या में क्रोमोसोम्स होते हैं उतनी ही संख्या में डीएनए पाया जाता है। जैसे कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं तो 46 भी डीएनए पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए में ही। डीएनए वास्तव में क्या है? डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, यानी यह एक लंबी एक श्रृंखला होती है, एक लंबी चेन होती है जो कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। यहाँ डीऑक्सी क्योंकि यहाँ पर सेकेंड पेंटोज शुगर पर ऑक्सीजन ग्रुप का अभाव होता है, इसलिए ये नाम दिया गया है। ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स। एक सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, या हम यूं कहें कि एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। उसमें सबसे प्रथम है नाइट्रोजिनस बेस, ए पेंटोज शुगर एंड ए फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 जो भाग हैं इनसे मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजनी बेस की। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वेनिन, एंड पिरिमिडिन्स भी 2 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। जब हम आरएनए की बात करेंगे तब थाइमिन के स्थान पर वहां पर यूरेसिल आता है। इनकी स्ट्रक्चर और डिटेल विवरण हम पूर्व वीडियो में जान चुके हैं, सो हम सिर्फ यहां पर ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इनका। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस जब आपस में जुड़ते हैं तो यह न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। आप ध्यान देंगे न्यूक्लियोसाइड है, टाइड नहीं है। अगर न्यूक्लियोटाइड बनना होगा तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं? जब न्यूक्लियोसाइड्स मींस शुगर एंड नाइट्रोजनी बेस और इनके साथ में अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट आपस में जब जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब यहां पर महत्वपूर्ण
कुछ बॉन्ड हैं उनके बारे में पूछा जाता है। डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनी जो बेस होते हैं ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इनके बीच में जो बंध पाया जाता है उसको कहते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियोसाइड के साथ में जब फॉस्फेट जुड़ता है तो वह फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। इसके अलावा अगर हम शुगर की बात करें कि डीएनए में शुगर कौन सी पाई जाती है, तो यहां पर पेंटोज 5 कार्बन वाली शुगर पाई जाती है और जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर। फॉस्फेट ग्रुप कहां जुड़ता है? फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू 5 प्राइम एंड एंड OH ग्रुप कहां पर होता है? ग्रुप एट द 3 प्राइम एंड। यानी डीएनए की स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो एक एंड 5 प्राइम होता है और दूसरा जो एंड होता है वो 3 प्राइम होता है। मींस जो 5 प्राइम होगा उस पे अंतिम छोर पर फॉस्फेट होगा और 3 प्राइम जो एंड होगा उस पर फाइनली जो ग्रुप होगा वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। समझते हैं और डिटेल से स्ट्रक्चर को। ये देखो यहां पर हमारे सामने एक छोटी सी न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर यहां पर बनाई गई है। ये पेंटोज शुगर है, ये सेकंड पेंटोज शुगर है, ये थर्ड पेंटोज शुगर है, ये फोर्थ पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर तो सेम स्ट्रक्चर रख रही है, लेकिन ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड एंड दिस वन इज फोर्थ न्यूक्लियोटाइड। ये 4 न्यूक्लियोटाइड को यहां पर जोड़ के हमें बताया गया है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड की जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से जुड़ती है। इसको भी वापस और समझ लेते हैं। यहां पर हमें दिखाया गया है ये पेंटोज शुगर है जिसमें यहां पर हाइड्रोक्सिल OH ऑक्सीजन ग्रुप होता है। यहां से इसको नामांकित करते हैं 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। और फर्स्ट वाली पोजीशन पे यहां पर मान लीजिए कि एक नाइट्रोजनी बेस जो कि एडेनिन है, ये है एडेनिन, ये इसकी पोजीशन पे यहां पर जुड़ा हुआ है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब इसकी स्ट्रक्चर को जब आप ध्यान से देखेंगे तो 5 जो कार्बन है उसके पास में फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। चूंकि ये 5 स्थान इसकी 5वें कार्बन की पोजीशन पे जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इस एंड को हम कहते हैं 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड पार्ट इसको कहते हैं। और इसका जो लास्ट वाला जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा वहां पर क्या ग्रुप होता है? वहां पर एंड होता है 3 प्राइम एंड। अगर ये फ्री रहता है तो यहां पर OH ग्रुप रहता है, लेकिन यहां पर इस कंडीशन में क्योंकि ये किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में जुड़ा हुआ है इसलिए ये यहां पर फ्री नहीं रहेगा, OH नहीं पाया जाएगा, सिर्फ O ही रहेगा। ओके, देन सेकंड अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इस थर्ड पोजीशन पे 5th पोजीशन पर जुड़ा हुआ फॉस्फेट जो यहां पे 5th पोजीशन पे जुड़ा हुआ है ये, तो यहां वाला फॉस्फेट इस 3 के साथ में जुड़ जाता है और इसके जुड़ने से ये जो बॉन्ड बनता है ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाता है। ये कहलाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि इसमें 2 एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। इसको हम अगर और दोबारा बनाने की सोचें, इसमें बनाने की देखते हैं। यहां इसके पास में एक OH ग्रुप पाया जाएगा और ये जो कार्बन है यहां पर भी एक ऑक्सीजन पाया जाएगा, फिर ये जुड़ता है। तो ये जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड, और ऐसे ही ये बॉन्ड है इसको भी हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। चूंकि इसमें 2 एस्टर बॉन्ड बन चुके हैं तो इसलिए इसको नाम दिया गया है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये हुई इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। और आगे समझते हैं इसमें क्या हुआ। 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय 3 प्राइम एंड 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड फॉर्म ए डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं
तो इन दोनों न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये तो हो गया सिंगल न्यूक्लियोटाइड। जब सिंगल न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ते हैं, या हम यूं कहें कि जब सिंगल न्यूक्लियोटाइड की मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती है, तो वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की निर्माण करती है, संरचना का निर्माण करती है, मींस पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है। डीएनए स्ट्रैंड आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और हम इसको डीएनए स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और जिसको हम ये भी कह सकते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि उसमें जो पेंटोज शुगर है उसमें ऑक्सी ग्रुप का अभाव होता है सेकंड पोजीशन पर। द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू द शुगर एंड फॉस्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसमें जो मेन बैकबोन का काम कर रही है, जो मेन बैकबोन है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसकी संरचना को, तो ये फर्स्ट में ही ले लीजिए, जो फॉस्फेट है इसके साथ जुड़े हुए जो शुगर है, ये इसकी बैकबोन बनाती है, ये इसकी बैकबोन बनाती है। अगेन ये इसमें बैकबोन बनाता है, ये भी बैकबोन बनाता है। लेकिन जो एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वेनिन है या साइटोसिन है, यानी नाइट्रोजनी जो क्षार है वो बाहर की तरफ होते हैं। बाहर की तरफ मतलब इस जो बैकबोन है उसका हिस्सा नहीं बनाते हैं। ये तो दूसरी जो स्ट्रैंड होगी उसके साथ जुड़ने में मदद करेंगे, उसको भी हम देखेंगे। आप अभी हम इतना ही देखते हैं कि जो बैकबोन है वो शुगर, जो पेंटोज शुगर है वो, और फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बैकबोन का निर्माण कर रहे हैं। नाइट्रोजनी बेस ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और दोनों जो डबल हेलिकल फॉर्म है उसका निर्माण करेंगे। देखते हैं कि और क्या हुआ है स्ट्रक्चर में। टू लॉन्ग हेलिकल स्ट्रैंड आर कोइल अराउंड एंड फॉर्म ए डबल हेलिक्स। दो लंबी सर्पिलाकार जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रैंड्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर कोइल हो जाती है और एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक स्ट्रैंड हो गई डीएनए की और इसके ऊपर दूसरी स्ट्रैंड लगेगी, तो इस तरह से ये डबल हेलिकल का निर्माण करती है। तो डबल हेलिकल का निर्माण ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे होगा, जो मेन इसकी बैकबोन बना रही है वो तो फॉस्फेट ग्रुप है और इसके अलावा पेंटोज शुगर है। लेकिन अब इसमें जो हम बताते हैं कि जो एडेनिन है, ग्वेनिन है, एडेनिन पेयरिंग करता है थाइमिन के साथ में और ग्वेनिन करता है साइटोसिन के साथ में। तो ये क्या होता है, एक स्ट्रैंड का साइटोसिन और दूसरी स्ट्रैंड का ग्वेनेसिन, ये आपस में, इसको हम समझते हैं। देखो कैसे जुड़ेंगे। ये जैसे स्ट्रैंड है इस तरह से, यहां पर अगर ग्वेनेसिन है तो इसके जस्ट सामने जो इसकी लड़ी होगी, जो स्ट्रैंड होगी, ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, और ट्रिपल कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ जाती है। मान लीजिए यहां पर एडेनिन है तो ये है दूसरी तरफ थाइमिन के साथ में जुड़ जाएगी, यहाँ थाइमिन है तो ये इस तरफ एडेनिन के साथ में जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा दो जो हेलिक है ये आपस में जुड़ जाती है। यानी क्या हुआ, डबल हेलिक्स हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनोसिन और थाइमिन के द्वारा जो बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, एंड साइटोसिन एंड ग्वेनेसिन के द्वारा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। तो इस बात से हमें एक और बात समझ में आती है कि क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जिसमें पाए जाएंगे, किसमें पाए जाएंगे, साइटोसिन जब ग्वेनेसिन के साथ में जुड़ता है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़ता है। लेकिन जब एडेनिन एंड थाइमिन आपस में जब जुड़ते हैं तो ये डबल बॉन्ड से, यानी हाइड्रोजन इसमें ज्यादा पाए जा रहे हैं। साइटोसिन एंड जो ग्वेनेसिन वाला अगर कोई डीएनए है, यानी उसमें साइटोसिन और ग्वेनेसिन की मात्रा अगर किसी डीएनए में ज्यादा है, इसका मतलब अगर उनको दोनों स्ट्रैंड को अगर सेपरेट करना पड़ेगा तो उसमें एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ती है बजाय कि एडेनिन एंड थाइमिन के।
जैसे कि हम कभी नेक्स्ट कभी जानेंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन में जहां पर ए और टी रिच रीजन होता है वहां पर भी रेप्लिकेशन फोर्क बनती है। हेलिक्स शेप इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हेलिक्स की जो स्ट्रक्चर है यानी उसकी जो उसको शेप जो मिला हुआ है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मिला हुआ है और साथ ही साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी पाया जाता है। जो नाइट्रोजनी बेसेस हैं उनके बीच में जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन पाया जाता है, इसकी वजह से जो हेलिक्स की शेप है वो स्थायी रहती है, स्टेबल बनी रहती है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो एडिनोसिन में जो फर्स्ट पोजीशन पे एन जो नाइट्रोजन है इनसे जुड़े हुई ये जो आपको बताया गया है यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही आपको यहां भी बताया गया है जो साइटिडीन है उसमें ये वाली जो पोजीशन है वहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इससे जुड़े हुए रहते हैं। ग्वानिन में भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और थायमिन में भी इस तरह से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ते हैं। लेकिन थायमिन में क्या होता है, सिर्फ एक समय में सिर्फ 2 ही जुड़ते हैं, या सिर्फ ये जुड़ेंगे या ये जुड़ेंगे। तो इस तरह से थायमिन सिर्फ 2 ही से जुड़ता है। यहां हमें एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको भी हम समझ लेते हैं। इसमें स्ट्रक्चर में जब इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें डीएनए की एक स्ट्रैंड तो ये है और दूसरी जो डीएनए की स्ट्रैंड है ये है। अब ये दोनों स्ट्रैंड आप ध्यान से देखो, इसको एक एंड हो गया इसका 5 प्राइम एंड हो गया और दूसरा जो एंड है वो 3 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड पर आप देख रहे होंगे एक फॉस्फेट है और 3 प्राइम एंड पर जो लास्ट वाला हाइड्रोक्सिल आपको ग्रुप यहां पर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आपको इसके ठीक अपोजिट जो स्ट्रैंड जो दिखाई दे रही है इसमें 5 प्राइम एंड दूसरी तरफ है, यानी ये जो दोनों स्ट्रैंड है एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है, जिसको हम हिंदी में कहें तो प्रति समानांतर ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ी हुई रहती है, यानी प्रति समानांतर हमें दिखाई देती है क्योंकि इस तरफ इसका 5 प्राइम एंड है जबकि 5 प्राइम इसमें इस तरफ है। ऐसे ही 3 प्राइम एंड इस तरफ है इसका और 3 प्राइम एंड इसका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। 3 प्राइम एंड पर यहां पर हाइड्रोक्सिल दिखाया गया है। अब हम जो इसमें पाए जाने वाले जो बॉन्ड है उनको देखते हैं। यहां पर हमने बात कर दी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बना रही है बैकबोन, ये डीएनए की बैकबोन बना रही है। इसको फिर से मैं बना लेता हूं एक बार। इसमें ये वाला जो भाग है ये डीएनए की बैकबोन का निर्माण कर रही है। ये वाला जो भाग है जिसको हम बताया था कि इसमें जो पेंटोस शुगर है और फॉस्फेट है ये बैकबोन का निर्माण करते हैं और जो नाइट्रोजनी बेस हैं वो दूसरी तरफ स्थित होते हैं। ये बैकबोन में भाग नहीं लेते हैं इसमें, लेकिन जो नाइट्रोजनी बेस है वो डीएनए की जो स्टेबिलिटी है उसको बनाते हैं, यानी 2 स्ट्रैंड को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये जैसे कि ये इस तरफ एडेनिन जुड़ा हुआ है तो दूसरी वाली स्ट्रैंड से थायमिन जुड़ा हुआ रहेगा और ये दोनों आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ऐसे ही थायमिन जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ एडेनिन जुड़ा हुआ है, ये दोनों भी आपस में सेकंड यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट ये ग्वेनिसिन एंड थायमिन जो साइटोसिन है दोनों आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं और यानी ट्रिपल बॉन्ड कौन से हो गए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब हम देखते हैं और जो डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स है उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर जो वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था वो एक्चुअली बी डीएनए जो दिया गया था वो बी डीएनए के लिए दिया गया था। तो हम बी डीएनए को संदर्भ मानकर हम ये पढ़ रहे हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए। डीएनए इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जैसे यहां पर मान लो जो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड अनदर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हालांकि ये इस तरह सीढ़ीनुमा नहीं होता है, ये हेलिकल फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन हमने सरल रूप से पढ़ने के लिए इसको इस तरह से बना लिया है।
यानी इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और बैकबोन बना रही है सुगर एंड फॉस्फेट। और बेसेस क्या होते हैं? प्रोजेक्ट इनसाइड, बेसेस अंदर की तरफ दसे हुए पाए जा रहे हैं और ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। बोथ चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी मींस पोलैरिटी, यहां पर पोलैरिटी एक तरफ 5 प्राइम एंड है तो दूसरी तरफ 3 प्राइम एंड है। ऐसे ही दूसरी जहां पर 5 प्राइम है उसके अपोजिट में 3 प्राइम एंड है, और जहां पर 3 प्राइम एंड है उसके सामने की तरफ 5 प्राइम एंड है। तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल पोलैरिटी रख रहे हैं। वन चेन हैज पोलैरिटी 5 to 3 एंड अदर इज 3 to 5। अब ये जो हेलिक स्ट्रक्चर है इसमें आप देखिए, ये जो अंदर की तरफ जो दिखाया गया है ये तो है नाइट्रोजनी बेस, जैसे कि यहां पर हेलिकल में भी दिखाया गया नाइट्रोजनी बेस है। और ये जो बैकबोन है, यानी जो ये स्ट्रक्चर जो बन रही है, ये इस तरफ जो स्ट्रक्चर मैं जिसके पैरेलल बना रहा हूं, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका बैकबोन बना रही है। अब इसमें देखते हैं हम कि इसकी लेंथ क्या होती है, डायमीटर क्या होता है। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। जब ये जो पिच का मतलब हो गया कि इसका एक घूर्णन भी कह सकते हैं आप, यहां से यहां तक एक पिच हो जाता है या एक इसका कंप्लीट घूर्णन हो जाता है। जैसे कि आप इसको पकड़ के चलेंगे तो एक और ये पूरा टर्न हो जाता है। तो ये है लगभग इसकी जो लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर। और इस 3.4 नैनोमीटर ये तो हो गया, इसके बीच में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं? 10 बेस पेयर पाए जाते हैं, 10 बेस पेयर इसमें पाए जाएंगे। द डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर इन ए हेलिक्स इज, अब दो जो ये बेस पेयर हैं, या हम यूं कहें ये जो 2 बेस पेयर हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 0.34 नैनोमीटर होगी। और देख लेते हैं BDNA के बारे में। ये हेलिकल फॉर्म में दिखाया गया है, हमें समझ में आ गया। एक एंड हो गया 5 प्राइम और ये जा रहा है इस तरफ से, ये इसका एंड हो गया 3 प्राइम, ये एंड हो गया 5 प्राइम एंड इसके ठीक अपोजिट 3 प्राइम एंड एंटी पैरेलल। आपस में एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। हेलिक्स का हमने जाना कि जो पिच होता है ये होता है 3.4 नैनोमीटर। 2 नाइट्रोजनी बेस के बीच में गैप हो जाता है 0.34 नैनोमीटर। इस डीएनए की हेलिक्स की स्ट्रक्चर्स में 2 ग्रूव्स पाए जाते हैं, 2 खांच पाई जाती हैं। जो गहरी और बड़ी खांच होती है उसको कहते हैं मेजर ग्रूव, और जो छोटी खांच होती है, छोटी जो गर्त होती है उसको माइनर ग्रूव कहते हैं। डीएनए के डायामीटर की बात करें, ये जो डायामीटर है तो ये है 2 नैनोमीटर होता है। अब और देख लेते हैं, काफी हमने इसकी जानकारी प्राप्त कर ली है। द बेसेस ऑफ इन 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, जिनको हम बेस पेयर कह रहे हैं, ये हम जान चुके हैं। अब है इंपॉर्टेंट बात, द 2 चेन्स आर कोइल इन राइट हैंडेड फैशंस। जो दोनों जो स्ट्रैंड है वो राइट हैंडेड फैशन में, यानी उसकी दिशा में, राइट हैंड की दिशा में इसका घुमाव रहता है। डीएनए मॉलिक्यूल हैव 2 एसिमेट्रिकल ग्रूव्स। 2 असमान ग्रूव्स पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं, जिसके बारे में बात कर चुके हैं, मेजर एंड माइनर। यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में दी गई है। पिछली पिक्चर में हमने इसको नैनोमीटर में देखा, नैनोमीटर में ये कम एक अलग वैल्यू आएगी। एंगस्ट्रॉम में 20 एंगस्ट्रॉम आ गई, इसकी जो है हो जाएगी एंगस्ट्रॉम में 34 एंगस्ट्रॉम। 2 बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। ग्रूव्स, मेजर ग्रूव, ये माइनर ग्रूव्स, अगेन मेजर ग्रूव एंड अगेन माइनर ग्रूव्स। एकांतरित पर ये मेजर एंड माइनर ग्रूव्स पाई जाती है। अब एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि
तो डीएनए किस तरह के पाए पाए जाते हैं, सिंगल जो डीएनए के अलग अलग फॉर्म्स हैं उनको देखते हैं। तो डीएनए सामान्य रूप से हम 3 प्रकार से जान रहे हैं कि डीएनए की ए फॉर्म होती है, बी फॉर्म होती है एंड जेड फॉर्म होती है। बी फॉर्म जो वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत की गई थी, सबसे पहले इसमें हेलिक्स सेंस देखते हैं, यानी हेलिक्स में कौन सा घुमाव होता है। तो ए फॉर्म राइट हैंडेड होता है, बी फॉर्म तो हम जान चुके हैं राइट हैंडेड ही होता है, एंड जेड जो फॉर्म होता है वो लेफ्ट हैंड होता है। डायमीटर की बात करें, ए फॉर्म का डायमीटर होता है 23 एंगस्ट्रॉम, बी फॉर्म का हम जान चुके हैं 20 एंगस्ट्रॉम, एंड जेड का डायमीटर सबसे कम होता है 18 एंगस्ट्रॉम, 18 एंगस्ट्रॉम होता है। रिपीटिंग यूनिट की बात करें तो यानी एक बेस पेयर देन अगेन इज 1 बेस पेयर एंड जेड में 2 बेस पेयर रिपीट होते हैं। मीन बेस पेयर की बात करें तो एक हेलिक्स में या एक टर्न में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं। तो ए फॉर्म में इसके बारे में मतलब ये हुआ, जो एक टर्न है जैसे कि यहां से लेकर जिसको हमने पिच नाम दिया है उसके बीच में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं। तो ए फॉर्म में 10.7, बी फॉर्म में 10.4 और कभी कभी इसमें कई बुक्स में 5 भी लिखा हुआ है, तो बेटर एक्यूरेट 10.4 है। ऑप्शंस में अगर आपके 10.5 भी है बी फॉर्म के लिए तो वो भी राइट माना जाएगा, अगर 10.4 है तो बेटर आंसर 10.4 ही होगा। जेड फॉर्म में 12 बेस पेयर पाए जाते हैं। पैर हेलिक्स लेंथ की बात करें तो 28.15 एंगस्ट्रॉम, बी फॉर्म में 34 एंगस्ट्रॉम, जेड में 45 एंगस्ट्रॉम, जो कि आप देख रहे होंगे इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है पर हेलिक्स में। गैप बिटवीन 2 बेस पेयर, 2 बेस पेयर के बीच में कितना गैप पाया जाता है, 2.56 एंगस्ट्रॉम, बी फॉर्म में 3.4 एंगस्ट्रॉम एंड जेड में 3.75 एंगस्ट्रॉम, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो इसकी लेंथ भी ज़्यादा हो जाती है। अगर इनकी हम प्रेजेंस देखें कि किस कंडीशन में ये पाए जाएंगे, तो रिलेटिव कंसंट्रेशन इन स्टेबिलिटी मींस अगर 75% या उससे कम सोडियम और पोटेशियम की जब कंसंट्रेशन होती है तब ए फॉर्म डीएनए का फॉर्मेशन होता है। बी फॉर्म 92% जब सोडियम की कंसंट्रेशन होती है, और जब मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है तब वो जेड फॉर्म बनता है। हालांकि जेड फॉर्म सेल में नहीं फॉर्म होता है, इसको लेबोरेटरी में हम बना सकते हैं। ये थे डीएनए के अलग अलग फॉर्म। अब डीएनए तो बात कर चुके हैं कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड यानी बेस पेयर पाए जाते हैं उसको भी हम एक बार संक्षिप्त में जान लेते हैं। द लेंथ ऑफ डीएनए इज अकॉर्डिंग टू द एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। लेंथ कैसे होगी, जैसे कि जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उसके अकॉर्डिंग इनकी लेंथ हो जाएगी। जैसे कि हम उदाहरण में देखते हैं, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में लगभग 48,502 बेस पेयर पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ ये लैम्डा आपको यहाँ पर दिखाया गया है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा। यहाँ इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये इसकी जो टोटल जो बेस पेयर पाए जाएंगे इतने बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं। एस्चेरिया कोलाई ई कोलाई में 4.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 बेस पेयर पाए जाते हैं। ये एस्चेरिया कोलाई यहाँ पर जो दिया गया है, इसमें जो अंदर की तरफ जो डीएनए है उसमें इतने बेस पेयर पाए जाते हैं। अब ह्यूमन के बारे में बात करें, मनुष्य में जो डीएनए के कितना डीएनए पाया जाता है एक हैप्लॉइड सेल में, तो उसका मात्रा होती है 3.3 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 9 बेस पेयर पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ह्यूमंस के क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, 23 क्रोमोसोम्स में इतने बेस पेयर पाए जाते हैं। ये थे डीएनए का कितना कितना पाया जाता है इसके बारे में बात। उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा। थैंक यू।